नमस्कार साथियों। सारस्वत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम सीनियर टीचर मैथमेटिक्स के लिए जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है द्विघात समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले कि हम द्विघात समीकरण पर बात करें कि द्विघात समीकरण क्या है, उसको कैसे हल किया जाता है, कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए। तो वो एक दो टर्म पे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर द्विघात समीकरण पर आते हैं। तो वो टर्म हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहला हमारे पास टर्म है बहुपद, या जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वैसे तो 2 वेरिएबल में भी होते हैं, 3 वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें द्विघात समीकरण पढ़ना है और वो समीकरण हमारे पास एक वेरिएबल में ही होती है, एक चर राशि में ही होती है, तो यहाँ पर हम जो पॉलिनोमियल की जो परिभाषा दे रहे हैं वो भी एक चर युक्त पॉलिनोमियल या एक चर युक्त बहुपद की ही परिभाषा लिख रहे हैं। क्या है कि एक बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस प्रकार का हो, पी एक्स, एक वेरिएबल एक्स के लिए मैंने लिखा है इसको, पी के लिए पॉलिनोमियल के लिए मैंने पी लिखा है। कैसे लिखा गया? a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an तक, जहां पर a0 है जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और ये जो a0 a1 an जो भी गुणांक है वो सारी अचर राशियां हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है उसको हम क्या कहेंगे? एक पॉलिनोमियल या बहुपद कहेंगे। और ये जो बहुपद है वो 1 वेरिएबल में होगा, एक चर राशि में होगा, और n घात का बहुपद कहलाएगा। n घात कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो चर राशि है उसकी जो अधिकतम घात है, जैसे यहाँ पर आप देखें x की अधिकतम घात x पावर n है, तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो n घात का पॉलिनोमियल कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर हमने लिखा है a0 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि a0 क्या है? a0 इस बहुपद के अधिकतम घात वाला जो चर राशि का पद है उसका गुणांक है, और अगर ये a0 0 हो गया तो हमारे पास जो है ये जो पद है ये पद ही समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास ये जो बहुपद है वो n घात का नहीं रहकर n माइनस 1 घात का हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बहुपद में हम जब भी लिखते हैं तो हम परिभाषा में ये लिखते हैं कि जो अधिकतम घात का पद है चर राशि का, उसका जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। तो हम कहते हैं कि बीजीय पदों से जो मिलकर एक्सप्रेशन या व्यंजक बनता है उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब ये बीजीय पद क्या होते हैं? तो बीजीय पद वो पद कहलाते हैं जिसमें चर और अचर राशियों के गुणनफल विद्यमान होते हैं। जैसे आप देखिए, ये आपके पास जैसे ये मैंने पद लिख दिया एक्स वाई, तो वे दो चर राशियों में लिखा हुआ है मेरे पास, तो ये एक आपका बीजीय पद हो गया। या आप इस तरह से देखें कि 2x² y, तो ये बीजीय पद है। और जब इस तरह के बीजीय पदों को हम प्लस या माइनस करके लिखेंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? बहुपद, या वो बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, या उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो प्रश्न ये आता है कि क्या हर पॉलिनोमियल, हर बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है? तो हमारा जवाब रहेगा नहीं, क्योंकि किसी भी बीजीय व्यंजक के बहुपद होने के लिए दो बातें होनी चाहिए। एक तो उसके अंदर जितने भी चर राशियां हैं विद्यमान है, या जितने भी पद विद्यमान है चर राशियों के, उसमें सभी चर राशियों की जो घात है वो धनात्मक होनी चाहिए या ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। किसी भी चर राशि की जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, किसी भी चर राशि का जो गुणांक है वो कोई इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या
नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आपके सामने मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1/x⁴। अब ये एक बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन क्या ये एक बहुपद है वन वेरिएबल एक्स में? तो नहीं, क्योंकि ये जो 1/x⁴ टर्म है, ये आपके पास एक्चुअली क्या है, ये आपके पास एक्स क्यूब प्लस x⁻⁻4। तो यहाँ पर जो चर राशि है उसकी जो घात है वो ऋणात्मक हो गई, तो फिर ये आपके पास बहुपद नहीं होगा। तो हमारे पास ये पहली डेफिनेशन थी बहुपद क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपको और ये भी चीज़ बता दूं कि जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो ये देखिएगा 2x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 7। तो ये आप देखिए, ये आपका वन वेरिएबल x में एक 3 घात का बहुपद हो गया। तो ये बहुपद हमारे पास था। अब आगे हमारे पास जो परिभाषा आती है वो है हमारे पास इक्वेशन, समीकरण। समीकरण क्या होती? तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है समीकरण की कि वो हर बीजीय व्यंजक जिसमें समानता का चिन्ह हो समीकरण कहलाता है। अब समानता के उधर जरूरी नहीं कि जीरो ही हो, कोई बीजीय पद हो सकता है, चर घातांकी या एक्सपोनेंशियल टर्म हो सकती है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। तो लेकिन उसमें बस ये है कि समानता का चिन्ह होना चाहिए उस बीजीय एक्सप्रेशन में, बीजीय व्यंजक में। तो समानता का चिन्ह रखने वाला जो बीजीय व्यंजक होगा वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल ये कुछ लिखे हैं, आप देखें जरा, ये देखिए x³ - 5 = 0 समानता का चिन्ह है, ये समीकरण है। दूसरा आप देखें ये पहला वाला x² - 5 = 0 था। दूसरा वाला देखें x³ + 7x² + 3 = e⁻x। तो इसमें भी समानता का चिन्ह है, तो ये बीजीय व्यंजक भी क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। आगे जरा देखें x⁻5 + log x = sin x। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी समानता का चिन्ह है, ये भी एक समीकरण है। तो कहने का मतलब समानता का चिन्ह रखने वाला हर बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। अब अगर समानता का चिन्ह नहीं है तो फिर चिन्ह काय का होगा? असमानता का होगा। और असमानता का चिन्ह रखने वाला बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा? असमीका कहलाएगा। अंग्रेजी में भी यही है, इक्वलिटी का साइन रखने वाला एक्सप्रेशन इक्वेशन कहलाता है, और इनइक्वलिटी का अनइक्वल का साइन रखने वाला एक्सप्रेशन इनइक्वलिटी या असमीकाय कहलाता है। तो ये हमारे पास हो गया कि इक्वेशंस क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें समानता का चिन्ह है वो आपके पास समीकरण कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं समीकरणों के प्रकार। तो यहाँ पर हम अभी हम वन वेरिएबल एक चर राशि युक्त समीकरणों की बात कर रहे हैं। तो समीकरणों के प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार के समीकरण होंगे? तो मान लीजिए मेरे पास ये एक बहुपद था, जो मैं क्या हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था बहुपद n घात का। तो जब बहुपद है, ये आपका n घात का बहुपद है, और इस बहुपद को मैं जब 0 के बराबर लिख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण बन जाएगा। और समीकरण वन वेरिएबल इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। तो समीकरण एक चर युक्त n घात की समीकरण है। ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है, जहां पर मैंने n घात के बहुपद को एक चर युक्त n घात के बहुपद को मैंने 0 के बराबर लिखा है, तो क्योंकि इक्वलिटी का साइन आ गया तो ये इक्वेशन तो है ही है, और ये आपके पास एक चर युक्त इक्वेशन होगी। अब ये जो n है, घात है, इसके वैल्यू के आधार पर हम इक्वेशन को क्लासिफाई करेंगे, उसका विभाजन करेंगे कि किस किस तरह की इक्वेशन हो सकती है। तो अगर यदि इस बहुपद में n का मान 1 हो, यदि n = 1 है, तो ये जो इक्वेशन है वो किस तरह का रूप ले लेगी?
वो ले लेगी आपके पास ax इक्वल टू ax प्लस बी इक्वल टू 0, इस रूप में आ जाएगी। n का मान 1 रखिए तो ये a0 को a कह दिया है, ax पावर 1 तो x हो गया, प्लस ये n 1 है तो 1 माइनस 1 0, और a1 इसको मैंने b कह दिया। तो ये समीकरण कुछ इस तरह का रूप ले लेगी ax प्लस बी इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या कहलाती है, रैखिक इक्वेशन कहलाती है, या जिसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब अगर इसी समीकरण में n का मान अगर 2 रख दें, यदि n बराबर 2 है तो इस समीकरण का रूप कुछ इस तरह का हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का ये इक्वेशन हो जाएगा। और ये आपके पास सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, जिसको हम द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और अगर इसमें n की वैल्यू 3 रख दें, 3 रख दें, तो ये आपके पास 3 घात का एक समीकरण आ जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये एक थर्ड डिग्री की इक्वेशन हो जाएगी, और इस थर्ड डिग्री की इक्वेशन को हम क्यूबिक इक्वेशन या हम एक त्रिघातीय इक्वेशन समीकरण कहते हैं। और इसी तरह से अगर n की वैल्यू इसमें 4 रखें तो हमें एक 4 घात की समीकरण मिल जाएगी ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, इस तरह का समीकरण मिलेगा यहाँ से n इक्वल टू 4 पर। और ये जो 4 घात की समीकरण हमें मिल रही है वन वेरिएबल x में, इसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या चतुर्थ घात समीकरण कहते हैं। तो इस तरह से समीकरण की जो इक्वेशन की जो डिग्री है उस हिसाब से हम उसको क्लासिफाइड करते हैं कि अगर 1 डिग्री की इक्वेशन है तो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, सेकंड डिग्री की अगर इक्वेशन है एक्स में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, थर्ड डिग्री की इक्वेशन है अगर एक्स में तो ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी, और 4 डिग्री की इक्वेशन है तो फिर ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो ये टाइप्स ऑफ इक्वेशन हो गए हमारे पास। अब टाइप्स ऑफ, हमें समीकरणों को हल करना है। समीकरण को हल करने का मतलब है उनको उसके मूल निकालने, रूट पता करने। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि समीकरण के मूल होते क्या है, समीकरणों के मूल से हमारा क्या मतलब है। तो हम कहते हैं समीकरण के मूल कैसे परिभाषित करेंगे, समीकरण के मूल कैसे परिभाषित करेंगे, क्या होते हैं समीकरण के मूल, एक चर राशि का वह मान जो अभी हमने इक्वेशन देखे हैं, भले वो लीनियर इक्वेशन है, भले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, क्यूबिक इक्वेशन है, या बाई क्वाड्रेटिक या चतुर्थ घात समीकरण है, उसके मूल से हमारा क्या मतलब है। तो समीकरण के मूल क्या होगा कि चर राशि का वह मान, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल क्वांटिटी है, चर राशि है, उसकी वो वैल्यू जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करती है। चर राशि का वो मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है, वह मान उस समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। जैसे आप इधर देखें एक बार, एक मैंने आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण लिखी है 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x के जिस मान के लिए ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी, मतलब इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वो x का मान इस समीकरण का मूल या रूट कहलाएगा। तो यहाँ हम ऑब्जर्वेशन से ही देख सकते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो 3 इंटू 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण x बराबर 2 पर संतुष्ट हो रही है। तो इस समीकरण का जो रूट है वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 इसका रूट हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू जब 2 रखते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। इसी तरह से ये दूसरा एग्जांपल देखें कि इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी वही, इस समीकरण के मूल क्या होंगे, तो चर राशि x के वो सारे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इस समीकरण के मूल कहलाएंगे। तो जरा देखते हैं क्या है। अगर मैं x का मान 1 रखूं तो यह समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है। आप जरा देखें, अगर मैं x का मान 1 रखूं तो मेरे ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है, क्योंकि क्या आएगा, 1 स्क्वायर इज 1
-5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये हो गया 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो x बराबर 1 इसको संतुष्ट नहीं करता, तो ये इसका मूल नहीं है। लेकिन अगर मैं x का मान 2 लूँ, x इक्वल टू 2 लिखे, तो जरा देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस एक्स का मान 2, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 6, और यहाँ 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 इज 0। तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया x इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 2 इस समीकरण का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, मूल हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं x इक्वल टू 3 रखें, तो x इक्वल टू 3 पर देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 इंटू 5 15 माइनस 15 हो गया, और प्लस ये 6 है ये आपके पास, और फिर देखिए 9 और 6 15, 15 माइनस 15 क्या हो गया, 0। तो एक बार फिर हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 भी इस समीकरण का एक रूट है, मूल है। अब यही प्रश्न आता है कि जो पहला वाला जो इक्वेशन था वो x के एक मान के लिए संतुष्ट हो गया, दूसरा इक्वेशन है x के 2 मान के लिए संतुष्ट हो रहा है। तो इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, किसी इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे? तो हम यहाँ पर बताते चलें कि अगर रैखिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, एक घात की इक्वेशन है, तो उसका एक मूल होगा। और अगर द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके हमारे पास कितने मूल होंगे, 2। जरा देखें यहाँ पर पहला जो इक्वेशन था वो हमारे पास क्या था, लीनियर इक्वेशन था, तो वो x की एक मान के लिए ही संतुष्ट हो रहा था, उसका एक ही मूल होगा, एक ही रूट होगा। जबकि हमारे पास दूसरा इक्वेशन है वो x में 2 घात का समीकरण था, द्विघात समीकरण है, तो इसके x के 2 मान मिलेंगे, इसके 2 रूट मिलेंगे, x की 2 वैल्यू मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और अगर त्रिघात समीकरण है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसमें उस केस में हमारे पास x वेरिएबल के 3 वैल्यू ऐसे होंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब उस द्विघात इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन जो है उसके 3 रूट होते हैं। और अगर चतुर्थ घात बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करें, तो उस केस में हमारे पास x की 4 वैल्यू ऐसी मिलेगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास कितने रूट होंगे, 4 रूट होंगे। तो ये हमारे पास समीकरण के मूल या रूट क्या होते हैं कि उस समीकरण में उपस्थित चर राशि का वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, वो मान जो है वो उसका रूट कहलाता है, मूल कहलाता है। और रैखिक इक्वेशन के एक रूट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे, क्यूबिक इक्वेशन त्रिघात समीकरण के 3 मूल होंगे, और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या चतुर्थ घात समीकरण के 4 मूल होंगे। तो ये हमारे पास मूल, और कितने मूल हो, मूलों की संख्या कितनी होगी उस पर हमने बात की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं, द्विघात समीकरण। वैसे तो हम बता चुके हैं कि जब सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल जो होगा उसको जब हम इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें द्विघात समीकरण मिलती है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिलती है, जिसको हम द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन जनरल व्यापक रूप में द्विघात समीकरण कैसी दिखेगी, तो उसके लिए हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। चलिए, पहला प्रश्न है, समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, आपको बताना है कि इनके मूलों की इसके जो मूल है उनकी प्रकृति क्या होगी। क्या ये मूल वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय होंगे, क्या ये मूल वास्तविक तथा समान होंगे, क्या ये मूल इसके मूल जो है वो काल्पनिक होंगे, या फिर इसके मूल वास्तविक, असमान तथा परिमेय होंगे। हमें ये देखना कि इसके मूलों का प्रकृति क्या है, और इनमें से जो सही ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। तो सॉल्यूशन देखिएगा, हमारे पास समीकरण क्या है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस
बी सी इक्वल टू 0, ये हमारी समीकरण है, द्विघात समीकरण दे रखी है। अब यहाँ पर अगर हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके हिसाब से अगर उससे तुलना करें तो ए का मान क्या, मैं कैपिटल ए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्मॉल ए बी सी ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर है, तो ए बी सी जो है वो हम कैपिटल वाले ले रहे हैं। तो ए क्या, ए एक्स स्क्वायर, इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे तुलना कीजिए तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए बी का मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और सी का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी सी। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति बतानी है, तो मूलों की प्रकृति तो कहाँ से डिसाइड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट धनात्मक आता है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, और अगर ये 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, और अगर ये ऋणात्मक आता है तो फिर काल्पनिक मूल हो जाएंगे। तो हम इसका मान, इसको हल कर लेते हैं, बी स्क्वायर, बी कितना है, ये रहा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, और इसका होल स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी का मान ये रहा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए कितना है, ए आपका हो जाएगा ए बी, और सी कितना है, तो ये हो जाएगा माइनस बी सी। दिस इज इक्वल टू, अब इसको होल स्क्वायर को हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी स्क्वायर सी, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4a बी इंटू बी स्क्वायर सी। अब ये क्या दे देगा आपको, ये हमें दे देगा बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस का 2 और प्लस का 4 ए बी स्क्वायर सी, तो ये हमारे पास प्लस का 2a बी स्क्वायर सी बच जाएगा। अब इसको अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। देखिए जरा, ए स्क्वायर तो बी पावर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab करेंगे तो 2ab स्क्वायर सी आ जाएगा। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हमेशा धनात्मक परिणाम देगा आपके पास, ये ए बी सी के मान भले कुछ भी हो, लेकिन जब जो भी राशि आएगी उसका वो हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास धनात्मक आएगा। क्या आ रहा है, धनात्मक। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का मान, अगर डिस्क्रिमिनेंट का मान पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, तो उस केस में द्विघात समीकरण के मूल कैसे होते हैं, वो हमारे पास वास्तविक होंगे और असमान होंगे। साथ ही साथ ये देखिए, जो डिस्क्रिमिनेंट का जो मान आ रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, पूर्ण वर्ग है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो मूल है वो कैसे हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे। तो हमारे मूल कैसे रहेंगे, वास्तविक होंगे, असमान होंगे, और क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट का मान आ रहा है वो एक पूर्ण वर्ग है, इसलिए वो मूल परिमेय भी होंगे। तो वास्तविक, असमान तथा परिमेय, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये है आज के वीडियो में हमने जो द्विघात समीकरण है उसके संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा की, और कुछ प्रश्न भी हमने हल किए। अगले वीडियो में हम द्विघात समीकरण के मूलों से संबंधित और भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करेंगे, और उनसे रिलेटेड जो प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हल करेंगे। तो धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।